हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री मिक्स बाय स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम वीकली 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय विटामिन डी टू परफॉर्म इट्स एक्शन। यानी विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए लगा लीजिए, या फिर विटामिन डी को अपना काम करने के लिए कौन सा इनमें से जो एलिमेंट है वो चाहिए होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम या आयोडीन। सो थोड़ा सोचिए, पॉज कीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, कैल्शियम। तो आज के द हिंदू में एक स्टडी पब्लिश की गई है जिसके तहत जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया है कि जो इंडियंस हैं वो चाहे इंडिया में हैं चाहे वो ब्रिटेन में हैं, उनमें जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी आम तौर पर देखी जाती है। तो इसके पीछे उन्होंने वेरियस जेनेटिक एंड मल्टीपल अदर रीजंस दे ट्राई टू फाइंड आउट। तो उसी के तहत उन्होंने पाया कि जो कैल्शियम की भी कई बार जो बॉडी में जो क्वांटिटी है वो कम होती है, उसकी वजह से विटामिन डी अपना काम कर भी नहीं पाता। तो अब ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है कि इंडिया जो कि इतनी ज़्यादा सोलर रिच रीजन है, उसमें लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है ना। तो अब आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। ओके, सो जो लाइट है जब वो स्किन के ऊपर फॉल करती है तो एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल बनाती है जिसको बाद में सेल्स जो है या जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोसेस करती हैं टू मेक विटामिन डी। एंड इफ़ दिस बिकम्स फॉल्टी, तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की बॉडी में डेफिशिएंसी भी हो सकती है। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बाद क्या होता है, बोन डेंसिटी का लॉस हो जाता है एंड ओस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स जैसे जो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मोरओवर रिकेट्स, जो अगेन सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स एंड ऑल, तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी में हो जाती हैं। ठीक है, रिकेट से क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हैं। एंड कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं विटामिन डी को अपना काम करने के लिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेफिशिएंसी है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलरली in children and pregnant women is most common in the world। तो आयरन, विटामिन ए एंड आयोडीन, इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी है जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में काफ़ी कॉमनली दुनिया में पाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए, वेरियस कॉम्बिनेशंस आपके लिए आपके आंसर्स में अवेलेबल हैं। तो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। तो तीनों ही जो ये जो माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स हैं, आयोडीन, विटामिन ए एंड आयरन, काफ़ी कॉमनली इनकी डेफिशिएंसी मिलती है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में। अगर आपने थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ा है पिछले 1-1.5 साल, तो आपको पता होगा कि आयोडीन की तो इनफैक्ट एक बिंदी बनाई गई थी जिसमें जो आयोडीन बिंदी थी एंड वो धीरे धीरे वुमेन को आयोडीन देती रहती थी, है ना। तो इससे आपको थोड़ा क्लू मिल सकता है। दूसरा चीज़ क्या थी, आयरन। तो एनीमिया इतना मेजरली कॉमन है इंडिया में स्पेसिफिकली, एंड इंडिया में इतनी आबादी है, तो आई थिंक के ग्लोबल ट्रेंड में इंडिया के जो ट्रेंड्स हैं उनको कॉपी करते ही होंगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी पता था तो थोड़ा आप ऐसे डिराइव करके भी आंसर तक पहुंच सकते थे। एंड 1 and 3 सिर्फ डी ऑप्शन में ही अवेलेबल थे। तो द करेक्ट आंसर इज डी आंसर। ठीक है, सो डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, विटामिन ए एंड आयोडीन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड इनफैक्ट अंडर न्यूट्रिशन की वजह से 45% ऑफ चाइल्ड डेथ्स होती हैं दुनिया भर में। तो ये ऐसे जो फैक्ट्स हैं इनको ध्यान रखिए। कई बार क्वेश्चन में आता है कि 50% से ज़्यादा जो चाइल्ड डेथ्स हैं वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है ना। तो हमारे पास आंकड़ा है अब 45% होती हैं, 50% नहीं होती। तो ऐसे एग्जैक्ट आपको नहीं पता होना चाहिए, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द का जो बेसिक एक ट्रेंड है वो आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड। थर्ड क्वेश्चन है 5G कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो 5G रिप्रेजेंट्स एन एवोल्यूशन इन द टेलीकम्युनिकेशंस। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है 5G विल एक्सटेंड इनटू हायर फ्रीक्वेंसीज अराउंड 3.5 गीगाहर्ट्ज एंड अप टू अ फ्यू टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज। तो क्या जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज से कुछ 10 गीगाहर्ट्ज या 20 गीगाहर्ट्ज तक जाएगी। एंड दूसरी स्टेटमेंट कि हायर फ्रीक्वेंसीज आर न्यू टू मोबाइल फोन नेटवर्क्स एंड बट आर कॉमनली यूज इन अदर एप्लीकेशंस जैसे पॉइंट टू पॉइंट रेडियो लिंक्स हैं, बॉडी स्कैनर्स और सिक्योरिटी चेक्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट आई होप आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि ऑल्दो मोबाइल फ़ोन के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी जो कि हायर फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ कर रही है, ऐसा स्टेटमेंट का कहना है, वो नहीं है। लेकिन जो दूसरे एप्लीकेशन हैं, मान लीजिए आप जो आपको बॉडी चेक करते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर, मॉल्स वगैरह में, तो उनमें ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा था, इन हायर फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ किया जा रहा था, इट मीन्स। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका कौन सा है इनमें से। सो यू कैन पॉज एंड थिंक।
करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। तो अगर आप देखें जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही तेज़ डेटा ट्रांसमिट होगा, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है तो आपको मल्टीपल एंटेनास चाहिए होते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर आप देखें वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है, एंड स्कैनर्स में 24 से 30 गीगाहर्ट्ज़ तक। एंड अगर आप देखें आपका 5G तो उसमें 3.5 गीगाहर्ट्ज़ से ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे उनके नाम बताने हैं। तो क्या वो लिटिल बॉय था, फैट मैन था, बिग मैन था या स्लिम बॉय था। पिछले वीक के द हिंदू में एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया था पूरा हिरोशिमा एंड नागासाकी के अटैक्स के ऊपर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। यू कैन थिंक द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। तो लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर द 2 बॉम्ब्स। जो यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब था दैट वाज लिटिल बॉय, एंड इसको हिरोशिमा पर गिराया गया था। 80,000 के अराउंड जो लोग हैं दे डाइड। एंड प्लूटोनियम बेस्ड जो बॉम्ब था वो फैट मैन था, एंड ये नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें 40,000 लोग मर गए थे। तो पहले हिरोशिमा पर अटैक हुआ था, उसके बाद नागासाकी पर अटैक किया गया था। एंड जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें ये भी बताया हुआ है कि जो नागासाकी में कैजुअलिटीज़ कम क्यों हुई, ऑल्दो जो फैट मैन था वो ज़्यादा बड़ा भयंकर बॉम्ब था एज़ कम्पेयर टू द लिटिल बॉय। तो थोड़ा जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं वो कि माउंटेनियस रीजन था एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से नागासाकी में जो डैमेज है वो कम हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन को बताना है WHO ने जो आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ हैं वो कौन से डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड की हैं। तो क्या वो ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, कोविड-19 है या HIV एड्स है। तो थोड़ा सोचिए, बिल्कुल करंट ताज़ा आपके लिए WHO की वेबसाइट से न्यूज़ लेकर आए हैं ये। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, मलेरिया। तो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए आर्टेमिसिनिन को यूज़ किया जाने का रिकमेंडेशन दिया है WHO ने। आर्टेमिसिनिन एंड इसके जो डेराइव प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन माना जाता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स विद मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को डिक्रीज़ करते हैं आर्टेमिसिनिन बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड इनसे रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ हैं WHO ने रिकमेंड किया है कि आप इनको फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कीजिए फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया एज वेल एज क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट PVivax मलेरिया। ठीक है जी, सो ये थे आज करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.